आज के टाइम में एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। इवन कि अपने 1 साल या 2 साल के छोटे बच्चे की कुंडली भी लाते हैं तो उसमें भी यही चीज़ पूछते हैं कि इसकी कुंडली में भी कोई दोष तो नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और माइंडसेट ये बना हुआ है कि लाइफ में अगर कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसकी वजह वो दोष होगा, और हम कोई उपाय या कुछ पूजा करके उसको दूर कर लेंगे। और अगर बच्चा है, अभी बहुत छोटा है, तो अभी से अगर हम उसका कोई उपाय या कुछ ऐसी पूजा करवा देंगे तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो देखिए, इस तरह से चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अभी इस वीडियो में मैं एक जनरल ओवरव्यू देके आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली दोष है क्या, किस तरह से, क्या स्टेप्स को फॉलो करके उसको वेरीफाई किया जा सकता है, और किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लगता क्या है सबको कि कुंडली कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से निकल निकल के कोई नेगेटिविटी आ रही है या कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो वहाँ पर कुछ है तो उसकी वजह से हो रहा है। तो देखिए, आप जब सजते संवरते हैं या खुद को देखना होता है तो शीशे के सामने जाते हैं, वहाँ देखते हैं, और जो भी आपको कमी पेशी दिखती है कि भाई बाल अभी इस तरह से थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगेंगे, कपड़ा ये रंग का पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो अपनी जो कमियां हैं, जो फ्लॉज हैं, आप उसको शीशे में देखते हो और खुद को उसी ढंग से जो बदलाव आपको ज़रूरी लगते हैं आप उनको करते हैं। तो उसी तरह से आपकी जो कुंडली है वो कुछ अलग पड़ी हुई चीज़ नहीं है, वो आपकी ही रिफ्लेक्शन है जो आपको ही दिखा रही है। जहाँ से देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे हैं या कभी करेंगे, तो आपके ही अंदर कौन सी ऐसी नेगेटिव बातें हैं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें होंगी। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा कि दोष क्या हैं। हम एग्जाम्पल के लिए 3 दोष लेंगे इसमें, जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। एक तो मंगल दोष है, और उसके बाद गुरु चंडाल दोष है, और लास्ट में मैं आप सबके साथ एक काल सर्प दोष की एक सच्चाई जो है वो शेयर करूंगा। तो ये समझ लिया जाए पहले कि दोष बेसिकली है क्या। देखो, जब भी इंसान कोई पैदा होता है, जिस भी लोकेशन पर होता है और जिस भी टाइम पर होता है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर कितने कितने डिग्री पर है, वो ग्रहों के कुछ कम्बिनेशंस बनते हैं, कुछ पैटर्न्स हैं रिपीटेडली जिनको देखा गया है, जो एक कॉमन टाइप ऑफ इफ़ेक्ट जो है हमारी लाइफ में जिनका रहता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो भी कम्बिनेशंस ऐसे हैं बर्थ चार्ट में जो आपकी लाइफ में बहुत ह्यूज फाइनेंशियल सक्सेस को दिखा रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा पैसा आएगा आपके पास, तो उन्हें धन योग कह दिया जाता है। जो नेम फेम स्टेटस को दिखा रहे हैं उन्हें राजयोग कह दिया जाता है। इसी तरह से वो कम्बिनेशंस जो लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस या कहीं ना कहीं नेगेटिव इवेंट्स को दिखा रहे हैं, उन्हें दोष कह दिया जाता है। अब ज़िंदगी ऐसी तो है नहीं है कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही रहेगा, और सब कुछ अच्छा ही रहे इसलिए हम कोई बुराई को ख़त्म कर दें कोई उपाय करके तो बस लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो अगर बर्थ चार्ट आपका धन योग राजयोग दिखा रहा है, तो वो भी आपके ही अंदर कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो जब वो दशाएं आएंगी उस समय पर आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करेंगे। तो उसी तरह से अगर कोई दोष या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो आपके ही अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं जब उस दोष में इन्वॉल्व जो प्लैनेट्स हैं उनकी जब दशा अंतरदशा आएगी, तो वो चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और आप कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसके चलते लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बहुत कॉमन जो सुनने में आता है, मंगल दोष। कि जब भी मैच मेकिंग को लेकर बात चलती है
तो वहाँ पर मांगलिक या मंगल दोष की बात ज़रूर आती है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मंगल दोष है क्या, पहले ये तो समझा जाए कि ऐसा क्या होगा। देखो, जो वो बड़ी-बड़ी डराने वाली बातें हैं कि भई यहाँ पर तो कोई मर जाएगा या फिर पार्टनर की डेथ हो जाएगी या पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा, जो बहुत बड़ी-बड़ी डराने वाली बातें की जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है, और अगर आपको कोई बहुत डराने की कोशिश कर रहा है और उसके नाम पर कोई बड़ी-बड़ी पूजाएँ करवाने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपको भी थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। बेसिकली मंगल जो है, अगर उसका हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखें, उसके नेगेटिव सिग्निफिकेंस देखें, तो वो आपकी एग्रेसिवनेस, आपकी एंगर इश्यू को दिखाता है, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े और कोर्ट केसेस को भी मंगल ही दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंदर आ जाती हैं। और वजह क्या बनती है, वो जिस भी हाउसेस को मंगल रूल कर रहा है, जहाँ बैठा है, जिधर देख रहा है, वो सारे चीज़ों को चेक करके देखा जा सकता है कि बेसिकली कौन सी चीज़ ऐसी वजह बनेगी आपकी मैरिड लाइफ में जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंसेस आएंगी और इस तरह के सिनेरियोज बनेंगे। और बर्थ चार्ट में मैरिड लाइफ के लिए अब जैसे कुछ हाउसेस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं जिनकी, 12th हाउस है, फर्स्ट हाउस है, 4th, 7th, 8th, 5th हाउस को भी लिया जाता है। तो ये जो हाउसेस हैं, ये आपकी मैरिड लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को सिग्निफाई करते हैं। तो जब भी इनका लिंक मंगल से बनता है, तो वो एरिया आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस में आ जाता है। वहाँ पर लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, कोर्ट केसेस या इस तरह की चीज़ें जो हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर मार्स कनेक्शन बना रहा है, लेकिन वो कंडीशन अगर बन रही हैं, अब जैसे कि अगर मार्स खुद उन्हीं हाउसेस को रूल भी कर रहा है, या फिर वो लग्न लॉर्ड है, या फिर मार्स जो है वो डेबिलिटेशन में है, या मार्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, जैसे कि जुपिटर का आ रहा है, तो ऐसे में कुछ नेगेटिव नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव फॉर्म लेंगी। वो जो मंगल की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस तरफ बात सारी चली जाएगी। तो उन कंडीशंस को ध्यान में पहले रख लेना, उनको लगन कुंडली में भी चेक करना और नवांश कुंडली में भी चेक करना, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए जब भी कोई कुंडली दिखाने आता है। और वहाँ पर भी सामने वाले को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली इस दोष में होता क्या है। क्योंकि लोगों की सोच तो सिर्फ यहाँ तक है कि वो कोई उपाय कर लेंगे या फिर कोई पूजा कर लेंगे जिससे वो दोष खत्म हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली एक बात को देखिए कि जब आप पैदा हुए उस टाइम पर कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री पर कहाँ पर था। आपने अगर कोई पूजा कर दिया, आपने कोई उपाय कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में जाके आपका वो जो योग है, जो कम्बिनेशन बन रहा है आपके बर्थ चार्ट में, उस टाइम पीरियड पर कोई प्लैनेट कहाँ पर है, तो वो वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा कि अगले दिन से आपकी कुंडली में वो चीज़ वहाँ पर होगी ही नहीं। ऐसा तो है नहीं। वो तो आप जो जन्म के समय जैसा जो भी पैटर्न्स थे ग्रहों के, वो तो हमेशा वैसे ही रहेंगे। इसीलिए क्या होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ ध्यान उपाय के ऊपर रहता है, या फिर कोई पूजा कर ली और उसके बाद शांत होकर बैठ गए कि भाई बस पूजा कर दी, काम हो गया, दोष खत्म हो गया, तो उसके बाद भी लोग क्या देखते हैं, अरे यार हमने तो ये भी किया वो भी किया, ठीक तो कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे वजह यही होती है कि वो प्रभाव तो रहना ही है, और जब जब वो दशा अंतर दशाएँ आएंगी उन ग्रहों की, तो वो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो आपको जब समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें वजह बनेंगी ज़िंदगी में, और होगा क्या, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रेशन, कोर्ट कचहरी के केस, वो सब चीज़ें, तो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पहले तो सही कर्म करके, सही माइंडसेट के साथ चल के ध्यान में रखोगे। तब जाके उसके बाद फिर कोई उपाय है, उसके बाद कोई पूजा है, उसके बाद कोई रेमेडी है जो कुछ काम करेगी। क्योंकि आपने अपने एक्शंस, अपने कर्मों के थ्रू ध्यान नहीं रखा, तो बाकी आपका सब कुछ करना जो है वो नहीं काम में आएगा। तो इसी तरह से एक और दोष है
जिसे गुरु चंडाल दोष कहा जाता है। गुरु चंडाल दोष में क्या है, जुपिटर और राहु किसी के बर्थ चार्ट में साथ में दिख गए और वो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, तो सारा टैग जो है वो यही लगा दिया जाता है कि भाई आपकी कुंडली में तो गुरु चंडाल दोष है, जिसके चलते जब तक इसका आप उपाय नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, कोई हवन नहीं करवाओगे, तब तक कुछ ठीक ही नहीं होगा। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है, अगेन वही, कि समझना ज़रूरी है, खुद को समझ होना ज़रूरी है और सामने वाले को समझाना ज़रूरी है कि बेसिकली वो दोष है क्या, किस तरह से, कैसे चीज़ें होंगी, अगर वो कोई नेगेटिविटी है तो वो कैसे हमारे अंदर वो काम करेगी, हम क्या ऐसा गलत करेंगे उसके चलते। तो कंडीशंस को पहले तो देखना, जैसे कि बृहस्पति को सिर्फ राहु के साथ देखकर ही ये नहीं कहा जा सकता कि भाई गुरु चंडाल दोष है। वहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि सैटर्न या मार्स का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आ रहा है या नहीं, और उसके बाद जो 9th हाउस है, 9th हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट है, वो भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है या नहीं। फिर ये सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं आपकी जो नवांश कुंडली है वहाँ पर भी रिपीट हो रही है या नहीं। तो इस तरह से जो भी लॉज हैं वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के फिर उसके बाद कुछ जजमेंट देना ज़रूरी है। और अब यहाँ पर बात ये आती है, गुरु चंडाल दोष है क्या। तो बृहस्पति की अगर हम बात करें तो जुपिटर जो है या बृहस्पति जो है, ये आपकी सही गलत का फ़र्क करके किसी काम को करने की टेंडेंसी को दिखाता है। और जब ऐसा दोष बन रहा है, वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो दिखाती हैं कि भाई गुरु चंडाल दोष तो है, तो ऐसे में इंसान अपने जो कर्म करेगा वो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका जो विजडम है वो इंटैक्ट नहीं होगा या इंटैक्ट नहीं रहेगा। वो दशा आने पे वो सही गलत का फ़र्क नहीं करेगा कोई एक्शन लेते टाइम, कोई काम करते टाइम, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। और वर्स्ट केसेस में अगर क्रिमिनल टेंडेंसीज़ की बात करें तो कोई इंसान जब कोई क्राइम करता है या कोई बहुत बुरा ऐसा कर्म कर देता है तो वो भी यहीं से दिखता है। तो यहाँ पर इंसान को इसी तरह से पहले समझाना कि भाई ये दोष है क्या। जब जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, 9th हाउस बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, तो बहुत बार तुम किसी भी हद तक कुछ भी कर जाने का सोचोगे चीज़ों को लेकर, और सही गलत का फ़र्क नहीं कर पाओगे, इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाओगे, और किसी बात से या किसी डील से बहुत जल्दी प्रभावित होकर कुछ ना कुछ ऐसा तुम कर दोगे जिसकी वजह से तुम्हें बाद में दिखेगा कि भाई ये सब तो बस एक माया थी, एक्चुअल में तो कुछ रियल तो कुछ था नहीं, और तुम कुछ उसके चलते ऐसा क्राइम कर बैठोगे या कुछ ऐसा नेगेटिव कर दोगे जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इस तरह से पहले चीज़ों को समझना, क्योंकि इसी तरह से ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें अलग से एक वीडियो में मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। वो सारी गाइडेंस जो निकल के आपके लिए आती है कि किस तरह से वो नेगेटिविटी काम करेगी और क्या आपको ध्यान में पहले से रख के चलना है अपनी ज़िंदगी में, और कब कब वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली होंगी, जो कि दशा बताती है कि दशा कब आएगी उन प्लैनेट्स की जो वो दोष बना रहे हैं। तो जब आप उन चीज़ों को समझ लेते हो, आपके अंदर वो समझ आ जाती है कि भाई ठीक है ये दोष है, तो ये इस तरह से मेरे अंदर ही ये कुछ ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जो इस तरह से मेरे को कुछ नेगेटिव कर्म करवा सकती हैं, तो मेरे को इन चीज़ों को समझ कर चलना है। उसके बाद फिर अगेन जैसा कि मैं कहता हूँ कि स्तोत्र हैं, पाठ हैं, पूजाएं हैं, वो सब चीज़ें जब उसके बाद वो भी चीज़ें आप साथ में करते हो, तब जाके ईश्वर की कुछ कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अदरवाइज़ सिर्फ आप बोलो कि भाई पंडित जी आप पूजा बताइए, आप उपाय बताइए, हम ये करेंगे, हमने वो कर दिया, बस दोष जो है वो निकल गया कुंडली से, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं आपके साथ काल सर्प दोष की जो सच्चाई है वो शेयर करूंगा। तो लास्ट हमारा आज का जो एग्जाम्पल है वो काल सर्प दोष है।
तो काल सर्प दोष पर बेसिकली जब रिसर्च करी गई, और वो रिसर्च भी जो पिछले 100 सालों में जो सबसे महान ज्योतिष हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसको दे दी, जिनके बारे में मुझे कोई बड़ी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, श्री के.एन. राव जी, उन्होंने भारतीय विद्या भवन में अपने सर्वेलेंस में ये रिसर्च कंडक्ट की। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे ज्योतिष के जितने भी शास्त्र हैं, कहीं पर भी ऐसे किसी भी दोष की कुछ भी वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, और कोई भी पुराण है, किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में इस दोष के बारे में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। और जब ऐसे लोगों की कुंडलियों पर काम किया गया जिनकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन बन रहा था जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है, तो ये देखा गया कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल जो पर्सनालिटीज़ हुई हैं, उनकी कुंडली में भी वही कॉम्बिनेशन था। तो उसका एक जो कंक्लूज़न निकला वो यही निकला कि ये एक मनगढ़ंत बनाया गया एक फेक दोष है, जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को डराकर उनसे पैसा कमाने का ज़रिया है, और कुछ हज़ार से लेकर 1 लाख तक की जो पूजाएं हैं वो इसके नाम पर करवा दी जाती हैं। तो ये आपको देखना चाहिए कि अगर कोई आपको इस तरह का दोष बता रहा है, तो या तो वो खुद लालची है, या फिर कहीं ना कहीं उसका जो ज्ञान है वो बहुत ही आधा अधूरा है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें या कुछ उन्हीं चीज़ों के बेस पे चल के आपको बताया जा रहा है। और ये जो काल सर्प दोष की रिसर्च है, इसको आज तक पर दिखाया गया था, उसे देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं काल सर्प दोष बाय श्री के.एन. राव। तो वहाँ पर 4 से 5 पार्ट्स में वो वीडियो है, वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, कुछ एग्जांपल्स के साथ दिखाया भी गया है, और आप उसे जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर कोई ऐसे चक्कर में पड़ा है काल सर्प दोष के, तो आप उनको भी वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज जो भी चीज़ें मैंने आप सबके साथ डिस्कस की हैं, मेरा मोटिव उन लोगों को ये बताना है जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स के चलते किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आकर उसकी सलाह लेना चाहते हैं, उससे कुछ सॉल्यूशंस चाहते हैं, वो समझ सकें एटलीस्ट कि दोष क्या है। इतना भी बड़ा जो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, डराया जाता है, जो डराने वाला बहुत ज़्यादा इस तरह से आपको बताने वाला एस्ट्रोलॉजर है, उससे आपको बहुत बचकर रहने की ही ज़रूरत है। तो दोष का नाम सुनने के बाद जो एक इतनी बड़ी नेगेटिविटी अपने दिमाग में रख ली जाती है, तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों ही ज़िंदगी का हिस्सा है। राजयोग हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होनी है, धन योग हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पैसे का नुकसान भी होना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसको समझ लेना, अपने दिमाग में कुछ ऐसा बिठा लेना कि जब तक ये सही नहीं होगा तब तक ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चीज़ों को जो आपको अच्छे से समझाए आप समझें, जो ज़रूरी बदलाव लाने की ज़रूरत है वो लाएं अपने अंदर, जो बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है उन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद फिर जो पूजा पाठ उपाय आपको बताए जाएं आप उनको करें। तो इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से नए टॉपिक पर आपके साथ फिर से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।